हाँ जी क्लास, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 6 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मनी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद चैप्टर 6 आता है। चैप्टर 6 का नाम है बैंकिंग। ठीक है, मनी हम पढ़ लिए हैं चैप्टर 5 में कि मनी के फंक्शंस पढ़े थे एंड मनी सप्लाई पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग आर रिलेटेड। ठीक है, बैंकिंग बहुत जनरल टर्म है, आप लोगों ने सुनी हुई है। बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे, उसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, जहाँ पे जाके मैं अपनी मनी को रखती हूँ, डिपॉजिट करवाती हूँ, या इन केस जब मेरे पास मनी नहीं है और मुझे मनी चाहिए, मैं बैंक से मनी लेती हूँ, वो इंस्टीट्यूशन। तो हमारे चैप्टर में दो तरह के बैंक्स हैं हमारे सिलेबस में, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स। पहले डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है? वो बैंक, कोई भी बैंक जिसमें तुमने अपना अकाउंट खोल रखा है, वो कमर्शियल बैंक है। जिस भी बैंक के साथ तुम डील कर रहे हो, वो कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक में क्या क्या आएगा? कोई भी बैंक जहाँ पे तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है। देखो तुम्हारे बैंक कहाँ खुले हुए हैं, पीएनबी में खुला हो सकता है, आईसीआईसीआई में खुला हो सकता है, इलाहाबाद बैंक में खुला हो सकता है। तो कोई भी बैंक जो पब्लिक के साथ डील कर रहा है, वो कमर्शियल बैंक है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कमर्शियल बैंक क्या होता है? एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन। क्या फंक्शन है? अभी मैंने तुम्हें बताया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब मैंने पैसे जमा करवाने हैं, तो बेसिक फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पैसे जमा करवाने का बेसिक फंक्शंस। एडवांसिंग ऑफ लोन, पैसे जमा होते हैं और मुझे पैसे मिलते भी हैं। मेकिंग इन्वेस्टमेंट, बैंक्स हमारे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। और इन कमर्शियल बैंक्स का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्या आप मुझे बता सकते हो ये प्रॉफिट कैसे अर्न करता होगा? आप देखो, बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। दूसरा काम क्या हो रहा है? बैंक लोन दे रहा है, एडवांसिंग ऑफ लोन। अब जब बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, तो जब जिस बंदे ने पैसे जमा कराए हैं, वो बंदे को पैसे वापस चाहिए, तो वो उसको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, बैंक में जो पैसे डिपॉजिट होते हैं, उसको इंटरेस्ट मिलता है उस इंसान को जिसके भी वो पैसे होते हैं। अब वही जो पैसे डिपॉजिट हुए हैं, वो आगे किसी को बैंक एज ए लोन दे देगा, जिसको एज ए लोन देगा उससे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट की गेम है ना, यहीं से बैंक प्रॉफिट कमाता है। कमर्शियल बैंक यहीं से प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो पब्लिक से इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन देने का, लोन देता है ना, उसका जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो काफी ज्यादा होता है उस इंटरेस्ट से जो वो लोगों को देता है पैसे डिपॉजिट कराने का। ये जो दो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है ना, यही हमारे बैंक का प्रॉफिट बन जाता है। इसलिए कमर्शियल बैंक जो है, उसका मोटिव क्या है? पैसा कमाना। कमर्शियल बैंक भी प्रॉफिट कमाता है। कैसे प्रॉफिट कमाता है? बाय द एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग। एक तरह से उसको पैसे मिल रहे हैं, वही पैसे वो दूसरी तरफ दे रहे हैं। जो पैसे दे रहे हैं उनको बैंक इंटरेस्ट देता है, जिसको बैंक पैसे दे रहा है उनसे बैंक इंटरेस्ट लेता है। लेने वाला इंटरेस्ट देने वाले इंटरेस्ट से काफी ज्यादा होता है। तो इन दोनों के गैप के बीच का जो गैप है, वो बनता है हमारे बैंक का प्रॉफिट। इसलिए कमर्शियल बैंक हैज द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। कमर्शियल बैंक बिजनेस कर रहा है। एग्जांपल्स कहेंगे कमर्शियल बैंक के, एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, यानी कोई भी बैंक जो तुम्हारे साथ डील करे, पब्लिक के साथ डील करे, जहां पे तुम्हारे अकाउंट खुले, तुम्हारे पेरेंट्स के अकाउंट खुले, वो सारे किसके अंदर आएंगे? कमर्शियल बैंक के अंदर आएंगे। ठीक है जी, आगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ध्यान सुनना, पेपर में ये फंक्शंस इतने अच्छे से टेस्ट नहीं होते। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, लाइक एज इट इज नॉट इन योर सिलेबस। कमर्शियल बैंक का सिर्फ एक मेजर फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन, वो सिलेबस में, वो एज अ होल पढ़ाऊंगी टॉपिक। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ताकि अगर राइट ए नोट ऑन कमर्शियल बैंक आ जाए, यू शुड हैव मैटर टू राइट। ठीक है, या 1 मार्क में कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पूछे जाएं, या कुछ भी 1 मार्क रिलेटेड आ जाए, तो सिर्फ डिफाइन करूंगी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अदरवाइज इसका डायरेक्ट पेपर में नहीं आया। हाँ जी, तो करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस, या अगर हमें कंबाइंड क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा लिखने के लिए पता होना चाहिए, उसके लिए करेंगे। ठीक है, तो ये करते हैं प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस तो हमारे उसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं। प्राइमरी मतलब ये तो उस बैंक को करना ही पड़ेगा एक बैंक कहलाने के लिए, उसका मेजर काम है। क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में क्या हुआ? अब आप देखो जी, आप फर्स्ट एक बैंक में जा रहे हो पैसे डिपॉजिट करवाने। आपने कहा मैम मुझे पैसे डिपॉजिट करवाने, एंड यू आस्क दैट पर्सन कि मेरा कैश एक्सेप्ट करो, यहाँ पे डिपॉजिट करवा लो। नाउ थिंग इज, वो तुम्हें 3 ऑप्शंस दे देंगे जी, कैसे जमा कराने हैं, व्हाट डू यू वांट टू ओपन,
Do you want to open current account? Do you want to open saving account? Or do you want to open fixed account? क्योंकि 3 तरह से हम अपने पैसे जमा करा सकते हैं, तो तुम तीनों में से किसी भी थ्रू अपना डिपॉजिट कैश करवा सकते हो, राइट। नाउ थिंक इस इन तीनों में फर्क क्या है। सबसे पहले आता है करंट अकाउंट डिपॉजिट, या जिसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट? इसमें होता क्या है? करंट अकाउंट हमने बिजनेस में भी अकाउंट्स में भी पढ़ा है। करंट अकाउंट क्या होता है? मेरा डे टू डे ट्रांजैक्शंस जहां से होती हैं, रोज का लेन देन, रोज का पैसा आना जाना कहां से होता है? थ्रू माय करंट अकाउंट। ये वो अकाउंट है जहां से मेरी डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी। ये वो अकाउंट है जिसको मैं डिमांड डिपॉजिट बोलूंगी, यानी जब भी मुझे पैसों की डिमांड है, जब भी मुझे पैसों की जरूरत है, मैं एनी टाइम यहाँ से पैसे निकाल सकती हूँ। नाउ इस अकाउंट में क्या मेरे पैसे बैंक वालों के पास थोड़ी भी देर के लिए रुकते हैं? नहीं रुकते। अगर मेरे पैसे बैंक के पास थोड़ी देर रुकते होते तो बैंक वो पैसे आगे एज ए लोन दे देता, वो उसमें प्रॉफिट कमा सकता था, राइट। क्या इसमें प्रॉफिट कमा सकता है? नहीं कमा सकता। तो इस अकाउंट में बैंक हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। जब मैं करंट अकाउंट ओपन कराती हूँ, बैंक मुझे उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता, क्योंकि बैंक ने किसी काम का ही नहीं है, हम कोई फायदा ही नहीं दे रहे बैंक को, तो बैंक इस अकाउंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। रादर हम उनसे सर्विस ले रहे हैं। क्या सर्विस? कि उनके बैंक में हमने अकाउंट खोला, उसके थ्रू मैं पैसों का लेन देन कर पा रही हूँ, मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन कर पा रही हूँ, तो वहाँ पे सर्विसेज लेने के लिए मुझे बैंक एक सर्विस की फी चार्ज करता है। यहाँ मुझे इंटरेस्ट नहीं देता, मुझे बल्कि उनको एक फी देनी पड़ती है फॉर ऑपरेटिंग माय अकाउंट इन द बैंक। दूसरा होता है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? मैं रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद बैंक में कुछ पैसे डालती हूँ टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेविंग। नाउ अब बैंक को पता है कि ये थोड़े टाइम के लिए तो मेरे पास पैसे रहेंगे, फिर शायद ये थोड़ी देर के बाद पैसे निकाल सकती है, राइट। तो बैंक मेरा वो पैसा कुछ समय के लिए यूज कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है, क्योंकि मैं बैंक के फायदे में आ रही हूँ, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है सेविंग डिपॉजिट, ठीक है। लास्ट है एफडी। एफडी क्या होता है? हम सबको पता है एफडी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एफडी को मैं बीच में कभी भी निकाल नहीं सकती। एफडी में जो मैंने पैसे डाले उसको मैं कभी भी मैच्योरिटी डेट से पहले नहीं निकाल सकती। तो जब मैं एफडी अकाउंट बना रही हूँ, मैं सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन करूंगी। कौन सी? पहले मैं बैंक में पैसे जमा कराऊंगी और फिर मैच्योरिटी डेट पे पैसे निकलवाऊंगी। उसके बीच में मैं कभी भी पैसे नहीं निकाल सकती। तो यहाँ बैंक को श्योरिटी है कि मेरे पास इस बंदे का पैसा लॉन्ग टाइम के लिए पड़ा हुआ है और मैं इसका पैसा लंबे समय के लिए आगे उधार पे दे सकता हूँ, मेरे ये बहुत काम का है। जब बैंक को मेरे पैसे बहुत काम के आ रहे हैं, तो बैंक मुझे उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और ये हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यानी इसमें भी इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग्स पे भी, पर एफडी से कम, राइट। तो ये हमारे 3 डिपॉजिट अकाउंट्स थे जिसके थ्रू मैं बैंक में अपने पैसे जमा कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी मतलब इसके अलावा बैंक क्या क्या करेगा, जस्ट 1 लाइनर्स में बता रही हूँ। फर्स्ट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मेरे करंट अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा पैसे अगर मैंने बैंक से निकाले तो होगा ओवरड्राफ्ट, राइट। मेरे अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा मैंने विड्रॉ कर लिए तो वो हो गया मेरा ओवरड्राफ्ट। लेकिन एक सर्टेन लिमिट होती है जिस हद तक मैं ओवरड्रॉ कर सकती हूँ, ये फैसिलिटी हमें बैंक देता है। दूसरा, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज हम चैप्टर कर चुके हैं ड्रॉ ड्रॉई वाला अकाउंट्स में। इसमें क्या होता है? सपोज मैं सेलर हूँ और एक बायर है, बायर ने मुझसे उधार पे चीजें ली, मैंने उस पर एक बिल ड्रॉ कर दिया कि इस पर्टिकुलर डेट को तू मुझे इसके पैसे दे देना, हो गया था, ठीक है। अब मुझे पैसों की जरूरत उस डेट से पहले है, तो मैं क्या करूंगी? मैं बैंक के पास जाऊंगी, मैं बैंक को बोलूंगी ये बिल है, मुझे इस डेट पे मिलेगा, इस डेट पे इस बिल की मैच्योरिटी है, मुझे इस डेट पे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे पैसों की अभी जरूरत है, क्या आप मुझे ये बिल डिस्काउंट करके अभी दे सकते हो? तो बैंक कहेगा हाँ। बैंक कुछ अमाउंट कमीशन काट के हमें उसी टाइम पे वो बिल के पैसे देता है जो बिल के पैसे मुझे बाद में मिले थे। अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो मेरा बैंक डायरेक्टली उस बंदे से पैसे ले लेगा जिसने मुझे पे करना है। ये फैसिलिटी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बैंक हमें ये भी देता है। एजेंसी फंक्शन। बैंक हमारी एज एन एजेंट भी काम करता है। उसमें वो क्या क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ फंड्स, हमें कहीं भी पैसे इधर से उधर करने बैंक करता है। कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स एंड वेरियस आइटम्स, कुछ भी और पेमेंट कलेक्ट करनी है या एनीथिंग एल्स बैंक हैज टू कलेक्ट, बैंक हमारे लिए कलेक्ट करेगा। यहाँ पे कौन सी आएंगी? वेरियस आइटम्स। वेरियस आइटम्स आ रही है लाइक इट्स लाइक बिल्स हो गया, कोई चेक हो गया, कोई डिविडेंड है, कोई सब्सक्रिप्शन है, कुछ भी है बैंक हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करेगा। देन परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है जी? फॉरेन करेंसी, वो हमेशा बैंक डील करता है, तो वो भी हमारे बिहाफ पे करते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, वो हमारे बिहाफ पे एसेट, सिक्योरिटीज, शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, वो भी बाय करते हैं। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, वो क्योंकि हमें आईटीआर फाइल करनी होती है तो बैंक हमें सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, वो हमें गाइड करता है टुवर्ड्स अबाउट आवर इनकम टैक्स। उसके अलावा जर्नल फैसिलिटी, जर्नल फैसिलिटी क्या देता है बैंक हमें? लॉकर फैसिलिटी, कोई भी हमारी वैल्यूएबल आइटम है, हमें सेफ्टी पर्पस के लिए कुछ स्टोर करना है, हम काम कर सकते हैं लॉकर में कर सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? सपोज करो मैंने किसी से इन्वेस्टमेंट लेनी है, जैसे शार्क टैंक में जाते थे लोग इन्वेस्टमेंट लेने, अब वो किस बेसिस पे उनको इन्वेस्टमेंट देंगे? वो कहेंगे मतलब दे नीड टू बी श्योर ना कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमें पे बैक आएगी, हमें मिलेगा ये पैसा वापस। तो बैंक क्या करता है? बैंक कस्टमर का लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है, जिसमें वो ये बताता है कि ये बंदा का क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, इसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसकी कोई क्रेडिट ड्यू नहीं रहते, ये टाइम पे क्रेडिट पे कर देता है। तो बैंक ने, अगर बैंक से बंदे ने लोन लिए हैं और लोन टाइम पे किए हैं, तो बैंक फेवरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट उसके लिए इशू कर देगा कि ये बंदा क्रेडिट वर्दीनेस क्लियर करता है। देन कलेक्शन ऑफ टैक्स, हमने बोला बैंक हमारे बिहाफ पे सिक्योरिटीज को परचेज सेल करता है, ठीक है, बैंक हमें इनकम टैक्स कंसल्टेंसी देता है, बैंक हमें फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस करता है, तो बैंक के पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए, राइट? तो वो अलग अलग डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो आगे हमें फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस करता है। ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक भी एक फैसिलिटी है जो बैंक देता है, वो ये देता है कि जो बंदे घूमने जा रहे हैं, दे नीड नॉट कैरी मनी, दे नीड नॉट कैरी कैश, वो चेक लेके जाएं टू फैसिलिटेट देयर वकेशन और ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो ये कुछ फंक्शंस थे किसके? कमर्शियल बैंक के। कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जैसे जो पब्लिक के साथ डील करता है। अब कमर्शियल बैंक का सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर। दैट इज द मेजर क्वेश्चन जो कमर्शियल बैंक में से निकल के आएगा, अभी आ रही है उसमें। चलो जी, सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कमर्शियल बैंक करता है वो ये करता है क्रेडिट क्रिएशन। एक, हाँ जी, क्रेडिट क्रिएशन का दूसरा नाम है मनी क्रिएशन या उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब उसको ये क्यों बोलते हैं, मतलब क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर या मनी क्रिएशन क्यों? कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या कर रहा है? हमारे पैसे ले रहा है और हमारे ही पैसे आगे किसी को दे रहा है, तो बेसिकली वो क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। अब क्रिएट कैसे करें? प्रिंटिंग की बात नहीं कर रही मैं, पैसा प्रिंट नहीं कर रहा, पैसा बना नहीं रहा, वो पैसा मल्टीप्लाई कर रहा है। बेसिकली जो मैंने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे उसके 5000 बना देता है, मैंने जो 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे उसके 5000 बना देता है। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लाई। मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो गया, कमर्शियल बैंक ये करता है। मेरे 1000 बैंक में जो जमा हुए हैं वो सिर्फ 1000 नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। ये कैसे करता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, मैंने जो लोगों ने पैसे डिपॉजिट करे बैंक में, बैंक वही पैसा आगे ऐसे लोन दे देगा। क्या सारा का सारा पैसा लोन में दे देगा? बताओ। और अगर सारा का सारा पैसा लोन में दे देगा तो फिर जिसने डिपॉजिट किया जब वो मांगने आ गया फिर क्या करेगा? आई ना दिक्कत। उससे मैंने एक छोटी सी चीज समझना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। सपोज करो बैंक में 100 करोड़ जमा हो गए, बैंक में 100 करोड़ जमा हो गए कमर्शियल बैंक। अब क्या ये जो 100 करोड़ बैंक में डिपॉजिट हुए, क्या ये सारा का सारा 100 करोड़ बैंक एज अ लोन दे सकता है? नहीं दे सकता। बैंक में अगर 100 करोड़ डिपॉजिट हुए हैं, बैंक सारे के सारे पैसे आगे नहीं दे सकते। बैंक का भी एक हेड होता है, बैंक का भी एक बैंक होता है। वो बैंक कौन सा होता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। ये मेरे इस कमर्शियल बैंक का भी हेड है। आरबीआई क्या होता है? आरबीआई कमर्शियल बैंक को कहता है कि जितने भी पैसे मेरे पास डिपॉजिट हुए हैं ना, उसमें से 5% यानी 5 करोड़ तुम मेरे पास जमा करा दे एज कैश। आरबीआई कहता है तेरे पास जितने पैसे जमा हुए हैं उसमें से 5% तुम मेरे को जमा करा दे एज कैश। ये कंपलसरी करवाना ही करवाना है। क्यों करवाना है? कहता कभी इन केस इमरजेंसी में कमर्शियल बैंक के पास पैसे खत्म हो गए तो सेफ्टी पर्पस के लिए उसका कुछ पैसा एज अ रिजर्व मेरे पास पड़ा हुआ होगा, राइट? तो वो कहता है जितना भी डिपॉजिट हुआ ना उसका 5% मेरे को डिपॉजिट करवा दे, तो ये मेरे पास तेरा कुछ कैश रिजर्व बचा हुआ होगा, ताकि जब भी तुम्हें जरूरत है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब तेरे पास पैसे खत्म हो गए मैं तुझे पैसे दे दूंगा, राइट? सारे कमर्शियल बैंक सारे अपना अपना कुछ हिस्सा
आरबीआई के साथ जमा करा लेते हैं एज कैश। इस हिस्से को बोलते हैं CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये फिक्स होती है, आरबीआई करता है, और उतना पैसा हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ एज CRR देना पड़ता है। लेट्स से यहाँ पे CRR था 5%, तो 5% CRR कैश रिजर्व रेशियो हर कमर्शियल बैंक को रखना पड़ेगा। यानी 100 करोड़ में से 5 करोड़ तो वो आगे लोन में नहीं दे सकता, उसको वो आरबीआई को देने पड़ेंगे। आरबीआई एक और ऑर्डर देता है, कहता है 5 करोड़ तो तूने दे दिए, अब इसका 15% तू अपने पास रख एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अपने पास रख एज लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? गोल्ड, कैश, चेक, जो मैं फटाफट कैश में कन्वर्ट करा लूं। तो वो कहता है कुछ अपने पास रख एज लिक्विड एसेट्स या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में रख, ठीक है? इसको बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लेट्स से CRR 5% पे फिक्स था और SLR 15% पे फिक्स था, तभी 15 करोड़ और 5 करोड़। अब ये 15 करोड़ और 5 करोड़ 20 करोड़ तो बैंक लोन दे नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई ने बोल दिया 5 करोड़ अपने पास रख, 5 करोड़ मेरे पास रख, 15 करोड़ तू एज लिक्विड एसेट्स अपने पास रख। CRR और SLR इन दोनों को प्लस करके मेरा बनता है LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगली इतना रिजर्व रखने की जरूरत है, मैंडेटरी है हर कमर्शियल बैंक को कि वो इतना LRR अपने पास रखेगा ही रखेगा। LRR के दो कंपोनेंट्स होते हैं, CRR एंड SLR। ये चीज क्लियर हुई? CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और अगर हम इन दोनों को मिला दें तो LRR बनता है। LRR क्या है? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इतना मिनिमम रिजर्व तो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखने रखना है, लीगली मैंडेटरी है, ये वो लोन में नहीं दे सकता। यानी 5 करोड़ और 15 करोड़ 20 करोड़ वो लोन नहीं दे सकता, बचे हुए 80 करोड़ वो लोन को दे सकता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कमर्शियल बैंक अपना सारा का सारा डिपॉजिट एज अ लोन नहीं दे सकता। उसको 100 करोड़ का डिपॉजिट आया था, उसमें से 5% CRR था, तो 5% उसने आरबीआई को दिया, 5 करोड़ आरबीआई को दिया। 15% SLR था, तो 15 करोड़ उसने अपने पास रखा एज लिक्विड एसेट्स। बचा हुआ 80 करोड़ वो एज अ लोन दे सकता है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब मैं बताऊंगी LRR अपने पास रखना क्यों होता है, इसका क्या काम है, इसी की वजह से मल्टीप्लाई होता है पैसा। आई शो यू हाउ। हाँ जी, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो LRR 20%। मैंने बोला कि LRR वो अमाउंट है जो बैंक को साइड पे रखनी है और बैंक आगे एज अ लोन नहीं दे सकता, बैंक को इतने पैसे साइड पे रखने हैं। सपोज करते हैं LRR 20% है और इनिशियली बैंक ने 1000 रुपए का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। इनिशियल कितना डिपॉजिट हुआ? 1000 रुपए का। टेबल के थ्रू देखते हैं। इनिशियली 1000 रुपए डिपॉजिट किया, LRR कितना था? 20%। यानी 20% मैं आगे एज अ लोन नहीं दे सकती, 20% मुझे अपने पास रखना पड़ेगा। LRR या मैं इसको कह सकती हूँ कैश रिजर्व रखना पड़ेगा अपने पास। कितना? 1000 का 20% क्या होता है? 200। 200 मेरा एज अ रिजर्व पड़ा रहेगा, बाकी 800 मैं आगे लेंड कर सकती हूँ, आगे लेंड कर सकती हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और हम इसमें असम्पशन लगा के चल रहे हैं कि सारी की सारी पेमेंट्स बैंक के थ्रू हो रही है, सारी की सारी रिसीट्स बैंक के थ्रू हो रही है, कोई कैश नहीं है, सिर्फ बैंक में ट्रांजैक्शन है। अब जब ये 800 रुपए मैंने लोन के लिए दिए, मैंने 800 रुपए एज ए लोन दिए, तो उसका क्या करेगा? वो यूज करेगा, या तो उसको इन्वेस्ट करेगा या उसको कोई यूज करेगा। अब वो उसको यूज किसके थ्रू कर सकता है? सिर्फ बैंक के थ्रू। तो यही 800 रुपए जब वो आगे खर्चेगा तो वापस बैंक में आ जाएंगे, क्योंकि वो बैंक के थ्रू ही खर्च रहा है, जहां पे भी लगा रहा है बैंक के थ्रू ही लगा रहा है। तो एक काम करते हैं, राउंड 1 पहले राउंड में जो उसमें पैसे घूम के आए वो आए 800 के 800। अब ये 800 रुपए में से, क्योंकि हमने कहा कि सारी पेमेंट्स और सारी रिसीट्स बैंक के थ्रू हो रही है, तो अब पहले 1000 रुपए का डिपॉजिट आया, दूसरा डिपॉजिट जो था जो मैंने लोन दिया वही मेरे पास वापस 800 रुपए आ गए, नहीं आ गए, उस बंदे ने मुझे 800 रुपए दिए। अब इस 800 रुपए का अगेन 20% मैं रखूंगी और आगे बाकी 80% में एज ए लोन दे दूंगी। तो 160 रुपीज मैं रखूंगी, 640 में आगे लोन दे दूंगी। जब मैं 640 लोन दूंगी तो वो भी जब पैसे यूज करेगा तो घूम घुमा के बैंक में ही आएंगे, क्योंकि बैंक के थ्रू ही पेमेंट हो रही है। तो दूसरे राउंड में बैंक के पास आते हैं 640 रुपीज। जब 640 रुपीज बैंक के पास आते हैं, इसमें से भी 20% बैंक को एज LRR रखना है,
बाकी वो एज अ लोन दे सकता है। 640 का 20% होता है 128 तो उसने रखना ही रखना है, बाकी वो 512 रुपए आगे एज अ लोन दे सकता है। जब वो 512 रुपए लोन देगा, अगेन वही चीज होगी, अगली डिपॉजिट होगी 512 का 20% वो यहाँ पे सेव कर लेगा और बाकी बचा हुआ अमाउंट वो लोन दे देगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक मेरे इसका अमाउंट का टोटल 1000 नहीं हो जाता। कितने के बराबर? मेरी इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये यहाँ पर चलते रहेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये जब मैं इसका टोटल करूंगी तो क्या होगा, पहले टोटल कितना था 1000, फिर आया 800, फिर आया 640, फिर आया 512, तो इन सबका टोटल करके मेरे पास यहाँ टोटल बन जाएगा 5000। अब बड़ी ऑटोमेटिकली सी बात है, 5000 में से 1000 ये कैसे हुआ, 1000 इसका बेसिकली 20% हुआ। अदरवाइज भी देखो मेरा मेरी जितनी डिपॉजिट है वो बाद में एंड में कैश रिजर्व बनेगी, कि उतना टोटल कैश रिजर्व बनेगा। तो वैसे भी देखिए 5000 का 20% 1000 होता है। अदर वे राउंड देखिए मेरी इनिशियल डिपॉजिट शुड बी इक्वल टू माय कैश रिजर्व, टोटल कैश रिजर्व, और इसका 80% मतलब 4000। अगर 5000 में से 1000 रख रहा है तो 4000 में लोन दे रही हूँ, तो मेरा पैसा कितना था 1000, बना कितना 5000, तो मेरा पैसा क्या हुआ, मल्टीप्लाई होगा। जो मैंने 1000 रुपए जमा किए थे वो एक्चुअली बार बार घूम घूम के कितने बन गए 5000। कैसे? देखो मैंने 1000 रुपए दिए थे, उसी 1000 में से 800 रुपए लेंड हुए, ये वही 800 रुपए हैं पर हम उसको एडिशनली ऐड करेंगे कोई और बंदा। उसी 800 में से मैंने 640 आगे लोन दिए, वो 640 घूम के वापस आए, तो ऐसे पैसा मल्टीप्लाई होता गया और ऐड होता गया कि उस 1000 के कितने बनते गए, तो इस तरह से 5000 रुपए मेरे बन गए इनिशियल डिपॉजिट मेरी 1000। ठीक है, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर। कितना टाइम्स हुआ जी? 5 टाइम्स। ये कैसे निकालेंगे? वेरी कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR × 100। कभी कोई क्वेश्चन में LRR नहीं दिया होता, क्वेश्चन में CRR दिया होता है, तो हमें पता है LRR क्या है, CRR प्लस SLR। SLR नहीं होगा तो मतलब 1/CRR, यानी कहने का मतलब ये फॉर्मूला में ये भी लगा सकते हैं। जब SLR है ही नहीं तो फॉर्मूला में ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो LRR कितना था 20, 1/20 × 100 5 टाइम्स। मुझे स्टार्टिंग में ही पता लग जाना चाहिए कि मेरे पैसे 5 गुना बढ़ेंगे, 5 गुना मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये टेबल तुमने पूरा बनाकर आना है और इसी को एक्सप्लेन करके आना है। आई विल टेल यू क्या लिख के आएंगे हम, इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक पे। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे टेबल बनाएंगे, नंबर 3 पे टेबल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। मनी क्रिएशन की हेल्प से कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कर पा रहे हैं, व्हिच इज इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट से काफी ज्यादा क्रेडिट क्रिएट हुआ है, राइट, फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। ऐसा नहीं था कि 1000 को 1100 बना लिया, 1000 को 5000 बना दिया, और बेसिकली दिस इज इन करोड़, है ना, करोड़ में कैलकुलेशन हो गया। तो जो क्रेडिट क्रिएट हो रहा है दैट इज इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, एंटायर, इसमें कुछ असम्पशन लेके चल रहे हैं। ये मनी मल्टीप्लाई तो हो रहा है, मनी क्रिएशन तो हो रहा है, लेकिन इसमें 2 असम्पशंस हैं। पहली कि सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को एक मान लिया गया और उसका नाम लिया गया बैंक्स। एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट कॉल्ड बैंक्स। ठीक है। दूसरी, ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर मेड थ्रू बैंक, यानी कैश नहीं है, सारा कुछ बैंक के थ्रू ही हो रहा है, सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू प्लेस कर रहे हैं। 2 पॉइंट क्लियर। पहले में मतलब समझाएंगे कि मनी क्रिएशन की प्रोसेस से क्या करता है कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएट करता है जो कि इनिशियल डिपॉजिट से काफी ज्यादा है। दूसरा, इसके 2 असम्पशंस है, पहला कि सारा बैंकिंग सिस्टम एक है और उसका नाम है बैंक्स। दूसरी असम्पशन ये कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू हो रही है, बैंक के थ्रू हो रही है, चेक के थ्रू हो रही है। ठीक है। थर्ड, डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक्स आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स। बताया है जो भी डिपॉजिट है बैंक में जा रहा है वो एज अ लोन देता है बैंक। हाउएवर बैंक कैन नॉट यूज होल ऑफ द डिपॉजिट फॉर लेंडिंग, लेकिन बैंक सारे के सारे डिपॉजिट लेंड नहीं कर सकता। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन एज रिजर्व। बैंक के लिए लीगली कंपल्सरी है कि उसको कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन, कुछ फ्रैक्शन रिजर्व रखना पड़ेगा, सारे के सारा नहीं दे सकता। कुछ रखना क्यों पड़ेगा, रिजर्व क्यों रखना पड़ेगा? अगर उसने सारा पैसा लोन ही दे दिया, सपोज जिसका पैसा वो मांगने आ गया, फिर क्या करेगा, राइट, उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को, उसको कहीं पे पे करना पड़ेगा, फिर क्या करेगा? तो इसलिए सारा का सारा लोन नहीं कर सकते, कुछ तो रिजर्व रखना पड़ेगा। जिसका पैसा कोई मांगने आ गया उसको तो देना पड़ेगा ना, तो इसलिए कुछ कैश रिजर्व रखना पड़ता है।
इस फ्रैक्शन को कि कितना रखना है बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो LRR, ये इसका दूसरा नाम है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो RDR, या इसको बोल सकते हैं रिजर्व रेशियो RR। ठीक है, ये जो LRR है ये कौन फिक्स करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बताता है कि इतना पैसा एज कैश रिजर्व तुम्हें फिक्स करके रखना है। ये लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे लेट अस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, आप ये एग्जांपल दोगे, एग्जांपल कैसे एक्सप्लेन करोगे? आई एम जस्ट स्पीकिंग, नोट्स में लिखा हुआ है वहां से पढ़ना। लेट्स सपोज इनिशियल डिपॉजिट इज ऑफ ₹1000 एंड LRR इज 20%। सो व्हेन बैंक गेट 1000, ये करोड़ में बात हो रही है, ऊपर इन करोड़ लिख देना। When the bank gets initial deposit of 1000, he will keep 20% as reserve and lend 80% as loan. So he will keep ₹200 as reserve and lend 800 as the loan. Now all the payments are made through bank, through check. So this 800 which is lent as loan will be used and expenditure will be done, and since the payment is done from the bank will get another deposit of ₹800. Now in this round again 20% will be kept as LRR and another 80% will be given as loan. This will be continued till the total amount of cash reserve will be equal to the initial deposit. And now from the example we can see that the money which was initially deposited as ₹1000 has been converted into ₹5000 by the process of money multiplier. उसके नीचे आप लिखोगे money multiplier is 1 upon LRR into 100. फिर शो करोगे 1/20 into 100 is 5 times. तो 1000 का 5 टाइम्स करके मेरे पास 5000 आ गया। Hence commercial bank is able to create credit by the concept of money multiplier. ठीक है, हमारा पैसा मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे एंड हो जाएगा। पहले ये करेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, फिर टेबल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखना, why only fraction of reserves are kept as cash reserve? उसमें बोला कुछ कैश रिजर्व रखो, बाकी लोन दे दो। कहता कुछ क्यों रखना है, सारा क्यों नहीं रखना? नंबर, क्योंकि बैंक को पता है कि सारे के सारे जने एक ही बारी में तो नहीं आ जाएंगे पैसा लेने, पैसा विड्रॉ करने। कितने सारे जनों ने पैसा डिपॉजिट करा है, उसको पता है कि नॉट एवरीवन विल कम टुगेदर टू विड्रॉ द मनी, तो इसलिए सारे के सारा पैसा संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, लोन दे दो, कुछ संभालने की जरूरत है। दूसरा, हर टाइम में इनफ्लो ऑफ कैश होता रहता है, पैसा आता रहता है कहीं ना कहीं से, तो कोई बात नहीं, अगर मैं लोन भी दे रहा हूँ मेरे पास न्यू इनफ्लोज ऑफ कैश होते रहेंगे। ठीक है, ये दो रीजन की वजह से हमें कुछ कैश रिजर्व रखना पड़ता है, बाकी हम लोन के लिए दे सकते हैं। कायदे से पैसा जिसका है उसको सारा अपने पास रखो ना, अगर वो लेने आ गया तो उन्होंने बोला नहीं, सारे जने इकट्ठे थोड़ी लेने आ जाएंगे, मैं आगे लेंड कर सकता हूँ, आगे ऐसे लोन दे सकता हूँ। क्वेश्चन 2 कहता टोटल डिपॉजिट फाइंड आउट करो, अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, LRR 10% है। मैंने तुम्हें बताया मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR into 100। 1/LRR 10 है, 10 into 100 ये हो गया 10 टाइम्स, तो पैसा 10 गुना बढ़ जाएगा, राइट। तो पहले था 1000 करोड़, मनी मल्टीप्लायर 10 टाइम्स है, तो into 10 ये 10,000 करोड़ की टोटल डिपॉजिट बनाएगा। अगर हम सेम में चलते कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, LR 20% है, टोटल डिपॉजिट कैलकुलेट करो, तो कैसे करेंगे? मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR into 100, 1/20 into 100 यानी 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स के लिए मैं कैसे करती हूँ? 1000 into 5, 5000। क्लियर है ये? अच्छा, अभी चीज ऑब्जर्व कर रहे हो? अभी बता रहा, एक सेकंड ध्यान से देखना। Let's say initial deposit 1000, initial deposit 1000। First case LRR 20% है, LRR 20% है, तो 1/LRR into 100, 1/20 into 100, 5 टाइम्स, तो टोटल डिपॉजिट क्या होगा? 1000 into 5 is equals to ₹5000। अब सेकंड LRR 10%, 1/LRR into 100,
1/10 into 100 10 टाइम्स, तो टोटल डिपॉजिट क्या हो जाएगा 1000 into 10 10,000। थर्ड केस में LRR हो गया 5%, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है 1/LRR into 100 1/5 into 100 20 टाइम्स, तो यहाँ पे टोटल डिपॉजिट क्या होगा 1000 into 20,000। तो एक चीज देख रहे हो, जैसे LRR कम हो रहा है वैसे ही मेरी मनी क्रिएशन बढ़ रही, लेकिन देख रहे हो जैसे जैसे मेरा LRR कम हो रहा है मेरी मनी क्रिएशन बढ़ती जा रही है। क्यों? ऑब्वियसली LRR मतलब जो तुमने रखना है लोन के लिए नहीं देना, जितना कम रखोगे उतना ज्यादा लोन दे पाओगे। वही चीज हुआ, जितना कम रखोगे उतनी ज्यादा मनी क्रिएशन हो पाएगी, मनी सप्लाई हो पाएगी। तो ये एक फैक्ट है, लिंक ऐसा आता है, व्हाट इज द लिंक बिटवीन LRR एंड मनी क्रिएशन, तो ये लिख के आना as LRR decreases money creation increases, और ये हम सॉल्व कर देंगे कि जैसे जैसे LRR कम होता जाता है मेरी मनी क्रिएशन बढ़ती जाती है। एंड इट वाज ऑल इन कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा जो कि है सेंट्रल बैंक्स। कमर्शियल बैंक का ये कॉन्सेप्ट क्रेडिट क्रिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।